25 तारीख को वो अपने गांव गए थे, जिला फरीदकोट में अपने गांव डल्लेवाड़ा गए और वहां पे उन्होंने अपनी जो खेती योग्य जमीन थी उनके पास लगभग 17.5 एकड़ वो अपने बेटे, अपनी पुत्रवधू और अपने पोते के नाम करा दी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मैं जिंदा लौट के आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। परसों पुलिस हिरासत से रिहा हुए, उन्होंने तब भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वो बिल्कुल किसी भी एक्सट्रीम तक जाने को तैयार है और या तो मांगे पूरी कराएंगे या फिर वो अपनी शहादत देंगे। वो झुकने वाले नहीं हैं, वो बिकने वाले नहीं हैं, वो दबने वाले नहीं हैं, वो डरने वाले नहीं हैं। ये आपने जैसे बात की है कि उन्होंने अपनी जमीन जायदाद अपने बच्चों के नाम लगवा दी, क्या ऐसा नेता, किसान आगू आपने पहले कभी देखा है कहीं पे? देखो, मैंने तो 8-9 साल हो गए मेरे को, अगर मैं सामाजिक जीवन की बात करूं तो 14 साल हो गए और किसान आंदोलन में प्रॉपर हमें 10 साल हो गए। मैंने ऐसा लीडर कहीं नहीं देखा। जब 2020-21 का आंदोलन चल रहा था, इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो डॉक्टरों ने इनको कैंसर की शिकायत बता दी थी। तो उस समय में वहां मौके पे मौजूद था। जब डॉक्टरों ने बीमारी बताई तो डॉक्टरों ने कहा कि प्रधान जी, आप कम से कम 2 महीने का रेस्ट ले लीजिए आप। लेकिन डल्लेवाल साहब ने कहा कि मैं अपनी कुर्बानी तो दे सकता हूं लेकिन रेस्ट नहीं लूंगा, क्योंकि अगली पीढ़ी के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। तो डल्लेवाल साहब उस समय से कैंसर की शिकायत से पीड़ित हैं। इसके अलावा उनकी होम्योपैथी, देसी दवाई, आयुर्वेदिक की दवाई, बहुत सारी दवाइयां रेगुलर चल रही हैं। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। नमस्कार भैया। नमस्कार जी, आपको भी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा अभिमन्यु कोहाड़ नाम है। अभिमन्यु जी, कैसे देखते हो आप इस प्रोटेस्ट को? देखो, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये पूरे देश के किसानों के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये करो या मरो की लड़ाई है और मजबूरी में होके इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा, क्योंकि लगभग 9 महीने हो चुके हैं। 9 महीने से यहाँ पे किसान शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। 13 फरवरी से यहाँ पे आए थे, लेकिन सरकारें ना तो हमारी बातें सुन रही हैं, ना ही हमारी मांगों को पूरा कर रही है। तो ऐसे हालात में दोनों मोर्चों ने यह फैसला लिया कि डल्लेवाल साहब आमरण अनशन पे बैठेंगे। और पूरे देश को शायद अब ये मालूम पड़ ही गया है, मालूम चल ही गया है कि अनशन पे बैठने से पहले 25 तारीख को वो अपने गांव गए थे, जिला फरीदकोट में अपने गांव डल्लेवाड़ा गए और वहां पे उन्होंने अपनी जो खेती योग्य जमीन थी उनके पास लगभग 17.5 एकड़ वो अपने बेटे, अपनी पुत्रवधू और अपने पोते के नाम करा दी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मैं जिंदा लौट के आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। तो डल्लेवाल साहब ने जब वो परसों पुलिस हिरासत से रिहा हुए, उन्होंने तब भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वो बिल्कुल किसी भी एक्सट्रीम तक जाने को तैयार हैं और या तो मांगे पूरी कराएंगे या फिर वो अपनी शहादत देंगे। और जितना मैं डल्लेवाल साहब से परिचित हूँ, मैं आपको बता दूं, 8-9 साल से मैं उनको जानता हूँ। हरियाणा में जो संगठन के तौर पे हम काम करते हैं उनके साथ, तो वो ऐसे व्यक्ति हैं कि उनके इरादे चट्टानों की तरह मजबूत हैं। वो झुकने वाले नहीं हैं, वो बिकने वाले नहीं हैं, वो दबने वाले नहीं हैं, वो डरने वाले नहीं हैं। भैया, आपने जैसे बात की है कि उन्होंने अपनी जमीन जायदाद अपने बच्चों के नाम लगवा दी, क्या ऐसा नेता, किसान आगू आपने पहले कभी देखा है कहीं पे? देखो, मैंने तो 8-9 साल हो गए मेरे को, अगर मैं सामाजिक जीवन की बात करूं तो 14 साल हो गए और किसान आंदोलन में प्रॉपर हमें 10 साल हो गए। मैंने ऐसा लीडर कहीं नहीं देखा और मैं पूरे भारत के तमाम राज्यों के आंदोलनों में मैं शामिल हुआ हूं। तमाम जगह गए हैं, वहां रहे भी हैं, आंदोलनों का हिस्सा रहे हैं 2011 से लेके अब तक। अक्सर मैंने देखा है कि ज्यादातर नेता ऐसे होते हैं, उनके अंदर कुछ और बात होती है, जुबान पे कुछ और होती है, बोलते कुछ हैं, अंदर सोचते कुछ और हैं। लेकिन डल्लेवाल साहब ऐसे नेता हैं, जो बात उनके अंदर है वही उनकी जुबान पे है और जो जुबान पे है वही उनके अंदर है। जब 2020-21 का आंदोलन चल रहा था, इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो डॉक्टरों ने इनको कैंसर की शिकायत बता दी थी। तो उस समय में वहां मौके पे मौजूद था। जब डॉक्टरों ने बीमारी बताई तो डॉक्टरों ने कहा कि प्रधान जी, आप कम से कम 2 महीने का रेस्ट ले लीजिए आप। लेकिन डल्लेवाल साहब ने कहा कि मैं अपनी कुर्बानी तो दे सकता हूं लेकिन रेस्ट नहीं लूंगा, क्योंकि अगली पीढ़ी के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। तो डल्लेवाल साहब उस समय से कैंसर की शिकायत से पीड़ित हैं। इसके अलावा उनकी होम्योपैथी, देसी दवाई, आयुर्वेदिक की दवाई, बहुत सारी दवाइयां रेगुलर चल रही हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है और ये फैसला उन्होंने किसी निजी स्वार्थ में नहीं लिया, कोई
अपने जत्थेबंदी के स्वार्थ में नहीं लिया, इन्होंने ये फैसला लिया है पूरे देश के किसानों को उनके हक और अधिकार दिलाने के लिए, पूरे देश के किसानों को एमएसपी गारंटी कानून दिलवाने के लिए। तो ऐसा व्यक्ति, इतना समर्पित व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा। मैं आपको एक छोटी सी घटना का जिक्र कर दूं। अभी परसों रात को जब डल्लेवाल साहब 12:30 बजे आए, यहाँ पे खनौरी बॉर्डर पहुंचे, तो उनका आमरण अनशन तो जारी है 26 तारीख को सुबह 2:45 बजे से। तो यहाँ जब वो आए तो किसानों ने माला पहना के उनका स्वागत किया, लेकिन जैसे ही वो मंच की तरफ आए तो यहाँ हजारों किसानों की भीड़ थी, मीडिया कर्मी भी, बहुत सारे मीडिया के बंधु थे, उनके कैमरे चालू थे। तो डल्लेवाल साहब ने देखा कि भाई स्टेज के नजदीक ही पाठ चल रहा है और गुरु ग्रंथ साहब जी वहां विराजमान हैं। तो उन्होंने अपने गले से पहले सारी मालाएं निकाली, सारे सरोफे थे वो निकाले उन्होंने। पहले वो गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने नतमस्तक हो गए, उसके बाद फिर वो स्टेज पे गए। नहीं तो अक्सर मैंने देखा है बहुत सारे नेताओं को कि जब हजारों की संख्या में भीड़ होती है और मीडिया के कैमरे की चकाचौंध होती है, तो उस चकाचौंध में वो उस परमात्मा, उस रब, उस प्रकृति को भूल जाते हैं। लेकिन डल्लेवाल साहब ऐसे व्यक्ति नहीं है, वो अपनी जमीन से जुड़े रहने वाले। और आज अगर देखा जाए कैडर वाइज, अगर आप देखोगे, इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि पूरे भारत में कैडर बेस सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन किसी का है तो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की बीकेयू एकता सिद्धूपुर का ऑर्गेनाइजेशन है। इतने लाखों की संख्या में उनके साथ कैडर होने के बावजूद जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के अंदर आपको 0.01% भी घमंड या अहंकार नहीं। जमीन से जुड़े हुए, यही चीज उनको महान बनाती है, यही चीज उनको सबसे अलग बनाती है। और इसीलिए खासकर पंजाब हरियाणा के किसान उनके लिए, उनके एक आह्वान पे, उनके एक इशारे पे मर मिटने के लिए तैयार है। भैया किस तरीके से देखते हो, जैसे वापसी हुई है उनकी, मोर्चे में वापस आए हैं, आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? देखो अभी तो रणनीति यही है, 26 तारीख से ही जब डल्लेवाल साहब ने तो अस्पताल में अपना आमरण अनशन शुरू किया था, सुखजीत सिंह हरदो झंडे जी ने स्टेज पे यहाँ खनौरी बॉर्डर पे आमरण अनशन शुरू किया था। कल फिर पूरे दोनों फोरमों ने प्रार्थना करी सुखजीत सिंह जी से कि भाई अब ये डल्लेवाल साहब का अनशन यहाँ पे कंटिन्यू है, जब से वो पुलिस हिरासत से आए हैं, तो अभी हमारे एक लीडर को बैठना चाहिए, बाकी लीडर अभी सारी व्यवस्था संभालेंगे। तो दोनों फोरमों के नेताओं ने बार बार प्रार्थनाएं की। उसके बाद सरदार सुखजीत सिंह जी ने अपना आमरण अनशन स्थगित किया। और आप देखिए रात को भी लोग सोते नहीं है, रात को भी लोग पहरे पे रहते हैं, सब अपनी अपनी झोपड़ी, अपनी अपनी तंबुओं से बाहर रह के, अपनी अपनी ट्रॉलियों से बाहर रह के। तो लोगों में पूरे तरीके से उत्साह है, जोश है, ये लगातार बढ़ता जाएगा। अभी हमने भी हरियाणा के अपने सारे साथियों की 3 तारीख को यहाँ एक बहुत बड़ी पंचायत मोर्चे पे ही बुलाई है और हरियाणा से भी सैकड़ों हजारों की संख्या में आप देखेंगे 3 तारीख को यहाँ किसानों के बड़े जत्थे आएंगे, सारा अपना राशन पानी सारी चीजें लेके। और शंभू बॉर्डर से भी जत्थे 6 तारीख को जाएंगे। बाकी जैसे रणनीति बनेगी वो आपके साथ हम उसको साझा करेंगे। कोई केंद्र सरकार से कोई मैसेज आया है, कोई बातचीत करने के लिए? नहीं, अभी कोई बातचीत का संदेश नहीं आया है हमारे पास, और जैसे ही कोई अगर संदेश आता है तो उसकी सूचना हम आपको देंगे। और देखो ये अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में देश के सबसे बड़े वर्ग यानी किसान वर्ग की बातों को गंभीरता से सुने। और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए, जो एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा है, इसके बारे में देश में सबसे पहले बात अगर किसी ने की थी तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करी थी, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होते थे। तो 2011 में उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिख के कहा था कि डॉक्टर साहब खाली एमएसपी घोषित करने से कुछ नहीं होगा, एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी, आज आप तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान हैं। आज आपकी जिम्मेदारी बनती है, जो जुबान आपने देश के किसानों को 2011 में दी थी, उस जुबान पे आप खरे उतरिए। आपने जो बात कही थी आप उसको पूरा कीजिए, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। यदि आप देश के किसानों से वो अपना किया हुआ वादा पूरा नहीं करते तो मुझे लगता है कि नैतिक तौर पे आपको प्रधानमंत्री के पद पे रहने का, देश के मुखिया के पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। आगे की रणनीति जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे किसान भाई, उसके बाद तय की जाएगी? देखिए अभी तो लगातार अनशन जारी है, बाकी जो भी अगली रणनीति होगी आपके साथ साझा करेंगे। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਨੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ।